हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न को जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज में। आज ये हमारा जो है मध्यकालीन भारत, इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत को कर रखा है। जो लोग उसे नहीं देखे हैं वो जाकर के क्राउन मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला चैप्टर, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह स्थापना हुई थी तराइन का द्वितीय युद्ध में। बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध की, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज द्वितीय को पराजित किया और उसे मार डाला था। जो मोहम्मद गौरी थे, इसने जो गौर की शासक थे, इसने पृथ्वीराज द्वितीय जिसको हराया था। और इस युद्ध के पश्चात जो चौहान की शक्ति थी वह समाप्त हो गई और तुर्क राज की स्थापना हुई थी। जो पृथ्वीराज द्वितीय था वह चौहान वंश से संबंधित था। दूसरा प्रश्न, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुई थी? भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुई थी वह हुई थी 711 ईस्वी में। यहाँ ध्यान देंगे कहीं कहीं पर आपको इसका 712 लिखा हुआ मिलेगा, और यह जो था सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते आया था और भारत पर आक्रमण किया था। और यह जो हमला था सर्वप्रथम देवल, जो कि एक कराची में स्थित है, और देवल जो है एक बंदरगाह था, वहां पर आक्रमण किया था। तीसरा प्रश्न, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? यह था बख्तियार खिलजी। बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही गुप्त वंश द्वारा जो बसाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय, उसे ध्वस्त किया था। चौथा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुई थी। पांचवा, इनमें से कौन गजनी वंश का संस्थापक था? गजनी वंश का जो संस्थापक माना जाता है वह है अल्पतगीन। अल्पतगीन जो था वह गजनी वंश का संस्थापक था और इसने स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया था। अल्पतगीन के बाद ही जो उसका दामाद था सुबुक्तगीन, वह गद्दी पर बैठा, और सुबुक्तगीन के समय जो गजनी थी, गजनी और हिंदुशाही राज्य का लंबा संघर्ष हुआ था। उस समय सुबुक्तगीन की मृत्यु जब 998 ईस्वी में हुई, तब मोहम्मद गजनी के तख्त पर बैठा और 1030 ईस्वी तक वहां शासन किया था। मोहम्मद गजनी जो था उसने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जो कि 1000 ईस्वी से शुरू होती है। 1000 में सबसे पहला आक्रमण किया था और 1027 में आखिरी आक्रमण किया था। छठा, अलबरूनी भारत में आया था किस शताब्दी में? अलबरूनी आया था 11वीं शताब्दी में भारत में। और अलबरूनी की जो रचना है वह है किताब उल हिंद या तारीख़-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। और ये अलबरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के समय साथ में आया था। आठवां, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीतने वाला जो शासक था वह था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आठवां, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? देवी लक्ष्मी की आकृति जो बनी है वह है मोहम्मद गौरी के समय, और इसे शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। और गौरी वंश का उदय हुआ था 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में गौरी वंश का उदय हुआ और यह तुर्कों का ससवनी वंश से संबंधित था। नौवां प्रश्न, शाहनामा का लेखक कौन था?
शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। फिरदौसी, अलबरूनी, कुतबी और फर्रुखी ये सभी जो था महमूद गजनवी के समय में विद्वान थे। 10वां, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। 11वां, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? चांदी के सिक्के बनाए थे महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजा मुहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुई थी, जिसमें मुहम्मद गौरी ने कन्नौज के जो शासक थे जयचंद, कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित करके उसे मार दिया था। और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। 13 नंबर, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वह हैं अरब के। 14 नंबर, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? सिंध की जो विजय हुई थी वह 712 ईस्वी में। 15 नंबर, मक्का कहाँ स्थित है? मक्का स्थित है सऊदी अरब में। 16 नंबर, कथन है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। 3 में जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। वह स्थायी शासन स्थापित नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ धन लूटने के उद्देश्य से आया था। 17 नंबर, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी हुए मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न 18 नंबर, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अख्ता यानी कि गुलामी का जो एक संदेश होती है वह प्रदान की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। और गुलाम वंश को ही मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से जानी जाती है और जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 19 नंबर, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम से व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करें। यहाँ पर जो दी गई है उनमें अगर देखें तो सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आया, तब मोहम्मद गौरी, तब चंगेज खां, तब तैमूरलंग आया था। ऑप्शन नंबर बी। आगे 20 नंबर है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय जो था सबसे पहले मोहम्मद गौरी से इसने आक्रमण किया, इसके साथ युद्ध किया और उसको पराजित किया था। आगे 21 नंबर, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? वह था अलबरूनी। अलबरूनी की रचना ही है किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद। 22 नंबर, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? दरबारी इतिहासकार था उतबी। 23 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवित भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। जो अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष लेखक था। 24 नंबर, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जो था यह अरब का रहने वाला था। 25 नंबर, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। प्रथम मुसलमान अलबरूनी। 26 नंबर, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी की जो युद्ध हुई थी वह हुई थी चंदावर का युद्ध।
चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुई थी और इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। इसी में अगर देखें तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुई थी, तराइन का प्रथम युद्ध वह हुआ था 1191 ईस्वी में और ये तराइन जो है भटिंडा के निकट स्थित है और इसमें पृथ्वीराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। वही सेकंड तराइन का युद्ध हुई थी 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान उसमें मारा गया था। 27 नंबर, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? महमूद गजनवी से जो पराजित नहीं हुआ था वह है विद्याधर। अब आगे अगला चैप्टर हमारा दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। आगे शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज का अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। साथ ही एक बार वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर आपको पीडीएफ दी जाएगी। तो शुरू करेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर पहले हम बात कर लें तो गुलाम वंश के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह गुलाम वंश या मामलुक वंश के शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके प्रश्न को जानते हैं और सभी प्रश्न में जहां पर जरूरत होगी वहां पर हम लोग डिटेल में भी जानेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? नियमित सिक्का और अपने साम्राज्य को दिल्ली में राजधानी घोषित किया हुआ था इल्तुतमिश। अब बात कर लें इल्तुतमिश की तो 1211 से 1236 तक इसने शासन किया था। ऐबक ने जो था इल्तुतमिश को अनिलबाड़ के युद्ध में उसे खरीदा था और वह ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वह शमसी वंश से संबंधित था। शमसी वंश से उसका संबंध था और यह इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश जो था दिल्ली का वैधानिक सुल्तान भी माना जाता था। इसने ही तुर्कान ए चहलगानी नामक एक संगठन की शुरुआत की थी। दूसरा, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? मंगोल जो सिंधु के तट पर आए थे वह थे इल्तुतमिश के समय में। तीसरा, चंगेज खां का मूल नाम था खासुल खान, येसुगई, तेमुचिन या ओगदी? चंगेज खां का जो मूल नाम है वह है तेमुचिन। आगे चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। जब रजिया सुल्तान की कार्यकाल रहा 1236 से 1240 ईस्वी के बीच में। बात करेंगे रजिया सुल्तान से संबंधित तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। उसी समय उसे हटा करके फिर रजिया सुल्तान बैठी थी, प्रथम तुर्क महिला शासिका बनी। रजिया ने एतगीन को बदायूं का इक्तादार और अल्तुनिया को तबर हिंद यानी भटिंडा का इक्तादार भी नियुक्त किया था। आगे पांचवा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक हुआ वह है कुतुबुद्दीन ऐबक और इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। छठा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में लाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का कार्यकाल था 1211 से 1236 के बीच में। सातवां,
निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज आरंभ किया था? नौरोज आरंभ किया था बलबन ने। सर्वप्रथम नौरोज त्योहार को शुरू किया था बलबन ने, और बलबन जो था, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, जिसका कार्यकाल था 1266 से 1287 ईस्वी के बीच में। बलबन जो था इल्तुतमिश के जैसा ही इलवरी तुर्क से संबंधित था, और रजिया के समय बलबन जो था अमीर ए शिकार के पद पर शामिल था। बलबन ने ही सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की थी। बलबन ने जो था वो 40 तुर्क सरदारों की गुट को समाप्ति की थी। जब इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी, उसे बलबन ने समाप्त किया। बलबन ने ही रक्त व लौह की नीति का पालन किया था, और इसने ही नौरोज त्योहार, जो कि ईरानी त्योहार है, नौरोज जो है ईरानी या उसे फारसी त्योहार के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखें, 8वां, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? खलीफा का सहायक बलबन को कहा जाता है। 9 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई है? यह कहा गया है बलबन के लिए। 10 नंबर, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? प्रथम सूबेदार था इल्तुतमिश का बिहार में मलिक जानी। 11 नंबर, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 12 नंबर, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? यानी चंगेज खां जो आया था वह आया था इल्तुतमिश के समय में। 13 नंबर, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा एक समय पे मस्जिद के रूप में जानी जाती थी। 14 नंबर, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी। 15, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जो जाना जाता है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन को लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और ढाई दिन का झोपड़ा जो था यह अजमेर में स्थित है, और इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। आगे 16 नंबर, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय, यानी कि पोलो खेलते समय चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के बाद हुई थी, और यह इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय लाहौर में। 17 नंबर, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बना इल्तुतमिश। 18 नंबर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन 1 को और 2 को कहा गया है। कथन 1 है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। इनमें जो सही आंसर है वह है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बलबन के संबंध में अगर सही कथन देखें, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इक्तदारी व्यवस्था की प्रचलन जो था इल्तुतमिश ने किया था। 20 नंबर, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था?
उसे सत्ता से हटाया था तुर्कों ने। 21 नंबर, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। वह है जिल्ले इलाही। बलबन का जो कार्यकाल रहा था वह है 1266 से 1287 के बीच में। 22 नंबर, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां के समकालीन था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खां ने आक्रमण किया था। 23 नंबर, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? यह हुई इल्तुतमिश। प्रथम मुस्लिम शासक दिल्ली का था इल्तुतमिश। 24 नंबर, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। 25 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। दिल्ली लाया था इल्तुतमिश ने। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? योगदान नहीं देने वाला था गयासुद्दीन तुगलक। अन्य सभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया, फिरोज शाह तुगलक ने उसे मरम्मत और उसकी एक और महल की निर्माण की थी। तो ये थे गुलाम वंश से संबंधित, और अब आगे है खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न। खिलजी वंश वही जो कि खिलजी जाति से संबंधित थे, और इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से 1296 तक शासन किया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जबकि खिलजी वंश का कुल शासन रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक। तो जानते हैं खिलजी वंश से संबंधित सभी प्रश्न को। पहला है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इसे लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह खिलजी वंश से संबंधित है, और इसका शासनकाल रहा 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो था वह अली और गुरसास्प के नाम से जाना जाता था। गुरसस्प के नाम से जाना जाता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था सुल्तान बनने से पहले अमीर ए तुजुक के पद पर शामिल था। तीसरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चौथा, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? यह था अलाउद्दीन। पांचवा, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? बाजार सुधार को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार सुधार नियंत्रण प्रणाली को लाया था अलाउद्दीन खिलजी। छठा, जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? यह कथन था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। 7 नंबर, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 8वां कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, और कारण है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, आर गलत है। 9 नंबर, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या है? तो पति का नाम था राणा रतन सिंह। आगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को
अपनाया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाने वाला जो शासक था वह है अलाउद्दीन खिलजी। इसने ही शहनाए मंडी नाम की दफ्तर को भी पंजीकृत कराया था। अलाउद्दीन के समय हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की नवीन प्रथा भी प्रारंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही दीवान मुक्त खराज, दीवान आर्य, खालसा भूमि, इन सभी पद्धति को भी अपनाया गया था। 11 नंबर कथन है अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई जफर खां की। 13 नंबर किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। 14 नंबर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक था उस समय रामचंद्र देव। आगे 15 नंबर दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी के रूप में जो जाना जाता है वह है अलाउद्दीन खिलजी। 16 नंबर किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित की गई थी? खालसा भूमि उसे कहा जाता था जो कि सुल्तान की भूमि होती थी। सुल्तान की भूमि के नाम से जाना जाता था और इस भूमि से लगान जो था राज्य द्वारा वसूल की जाती थी और यह शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये थे हमारे खिलजी वंश और अब आगे है तुगलक वंश। तुगलक वंश से अगर बात करें तो तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का जो पूरा कार्यकाल रहा वह था 1320 से 1414 ईस्वी तक। तो देखते हैं पहला प्रश्न तुगलक वंश से। पहला है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक जो हुआ वह था नासिर उद्दीन महमूद। नासिर उद्दीन महमूद जो हुआ वह तुगलक वंश का अंतिम शासक था जो 1394 से 1412 ईस्वी तक सत्ता पर काबिज रहा और यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था और इसका शासन जो था दिल्ली तक ही सीमित रहा। इसके शासनकाल में ही मंगोलिया जो था तैमूरलंग जो था यह 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय भारत पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन मोहम्मद की जब मृत्यु 1412 ईस्वी में हुई उसके बाद वहां पर तुगलक वंश की अधिकार हुई थी। दूसरा निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम की बात करें तो था फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज तुगलक जो कि 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक सत्ता पर रहा। तीसरा किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? डाक व्यवस्था था इब्न बतूता के समय में। चौथा निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई और कारण है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। इनमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी। पांचवा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। दिल्ली से दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को बनाया था दौलताबाद और इसका कार्यकाल था 1325 से
1351 ईस्वी। इसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी और यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद तुगलक के समय में ही मोरक्को का जो यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था, जिसे दिल्ली का काजी के रूप में नियुक्त किया था। और तब मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। छठा, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था गाजी मलिक। सातवां, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही शुरू की गई मोहम्मद बिन तुगलक के समय। आगे 8 नंबर, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में। 9 नंबर, निम्न में से किस उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है? काल क्रमानुसार अगर क्रमबद्ध की देखें तो सबसे पहले सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज, तब मुबारक खां, तब फिरोज शाह तुगलक, तब आलम शाह बना था। यानी सही आंसर 1, 2, 3, 4 होगी। ऑप्शन को देखें तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10वां, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? दिल्ली लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा और मेरठ में अशोक के जो 2 स्तंभ लेख थे उसे दिल्ली मंगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा जो है यह पंजाब में स्थित है। 11 नंबर, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। 12 नंबर, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। 13 नंबर, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में नासुरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल में। 14 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 15 नंबर, कथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये सही है और गलत है। 16 नंबर, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? सबसे अधिक समय तक जो अगर देश में राज्य किया वह है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो पूरा शासन काल था वह रहा 1320 से 1414 ईस्वी तक। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं 20 यानी कि 80 साल इधर और 14 साल उधर, लगभग 94 साल तक तुगलक वंश का शासन रहा था। 17 नंबर, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में, जो कि मोरक्को का रहने वाला था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी की पद से नियुक्त किया था। 18 नंबर, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 19, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, यह था मोहम्मद बिन तुगलक। 20 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? फसल चक्र की योजना बनाई थी
मोहम्मद बिन तुगलक ने। 21 फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा जो है यह एक प्रकार की खैराती अस्पताल है जहां पर फ्री में इलाज करवाई जाती थी। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने प्रयास किया था। 23 नंबर, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। 24 नंबर, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ा को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। 26 नंबर, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा था 1351 से 1388 ईस्वी तक। 27 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुभव विभाग की स्थापना की उसमें दोनों संप्रदायों को लोगों में एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके? यह था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। 28, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद हुआ था सैयद वंश की स्थापना। सैयद वंश को स्थापित किया था खिज्र खां। आगे 29 नंबर, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। 30 नंबर, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था वह है। दीवान खैरात स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक और दीवान खैरात में जो मुसलमान अनाथ स्त्री एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता दिया जाता था। अब आगे जो अगला चैप्टर है हमारा लोदी वंश। लोदी वंश शुरू करेंगे। अब हम लोग अगर लोदी वंश की बात कर लें तो इसके संस्थापक हुए थे बहलोल लोदी और यह 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन में रहा था। तो शुरू करने से पहले एक बार आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर दें। आपके कमेंट्स, शेयर और लाइक ही हमें प्रेरित करता है आगे वीडियो और आपके लिए काम करने का। तो आप लोग उतना सपोर्ट करें ताकि मैं भी आप लोग के साथ खड़ा रहूं। पहला प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? यह श्रेय जाता है सिकंदर लोदी को। बात करें सिकंदर लोदी की तो 1498 से 1517 ईस्वी के बीच में सिकंदर लोदी का काल था और बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था निजाम खां वही सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण किया था। सिकंदर लोदी ने ही गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। दूसरा प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया था खतौली का युद्ध में। आगे
तीसरा, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। अफगान शासक यानी कि लोदी वंश से संबंधित तो देखें तो सबसे पहले बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, उसके बाद उसका पुत्र बना सिकंदर शाह और उसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा था। चौथा, निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली का शासन किया था, नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करें। यह जो है चयन करना है सही उत्तर का। तो अगर देखें तो सबसे पहले गुलाम वंश जिसका संस्थापक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद खिलजी वंश जिसके संस्थापक हुए जलालुद्दीन खिलजी, तब आया सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, उसके बाद लोदी वंश जिसके संस्थापक हुए बहलोल लोदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। पांचवा, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। अफगानी जो थे वह है लोदी वंश के शासक। सातवां, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। अन्न यानी कि अनाज के ऊपर कर यानी टैक्स को समाप्त करने वाला जाना जाता है सिकंदर लोदी। सातवां, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। आगरा शहर को बसाने का कार्य किया था सिकंदर लोदी ने। 8 नंबर, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था। गुलाम वंश का जो नहीं है वह है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है यह लोदी वंश का था और लोदी वंश का अंतिम शासक भी था और यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। 9 नंबर, निम्न में से किसने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। सिकंदर लोदी ने। तो ये थे सिकंदर लोदी से संबंधित यानी कि लोदी वंश से संबंधित। और अब आगे है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। वर्तमान का जो विजयनगर है वह अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं पहला प्रश्न को। आप लोग साथ बने रहें और पूरे वीडियोज को देखकर जाएं। पहला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनी से गोवा को छीना था हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय की अगर बात करें तो यह 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक अपने शासनकाल पर बना रहा और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी हरिहर द्वितीय ने। यह हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। विरूपाक्ष रूप का उपासक था हरिहर द्वितीय। दूसरा प्रश्न, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। तीसरा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो हुई यह हुआ था 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में कराई गई थी। आगे चौथा, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने नागलापुर की स्थापना की थी। पांचवा, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर के प्राचीन राजधानी जो है वह है हम्पी। 7वां, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है।
तो तेलुगु अनुवाद के लिए जो विद्वान है वह है नन्नन्ने और टिक्कन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8वां तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में। जो तालिकोटा का युद्ध हुई यह हुआ था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के साथ। आगे 9 नंबर निकोलो कॉन्टी कौन था। निकोलो कॉन्टी जो था यह इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी जो था वह 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। 10वां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर देखें तो कृष्ण देव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, जो यहाँ पर उपरोक्त कथनों में से सही आंसर चुनना है तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 तथा 4। अगर देखें चारों ऑप्शन को तो नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर बालुब वंश का आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। सभी ऑप्शन सही है। 11 नंबर कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। 12 नंबर इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। यह है हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम जो था 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन पर रहा था और इसकी पहली राजधानी थी अनेगोंडी। पहली राजधानी थी अनेगोंडी और इसने ही होयसल को जीतकर विजयनगर में मिलाया था तथा मदुरा के मुसलमानी राज्य को पराजित किया था हरिहर प्रथम ने। 13 नंबर कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। यह समकालीन था बाबर का। 14 नंबर विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम जो 1356 से 1377 ईस्वी के बीच में रहा था। 15 नंबर प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है। हम्पी में। 16 नंबर जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। यह था वेंकट द्वितीय। 17 नंबर विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। वित्तीय विशेषता थी वह भू राजस्व। 18 अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। 19 नंबर विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह था 1 और 2 यानी कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। 20 नंबर इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय जो थे यह 1509 से 1530 ईस्वी तक रहे और यह तुलुब वंश के शासक थे। ध्यान रखना है तुलुब वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय और बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख भी किया गया है। 21 नंबर 1665 में कौन सा
प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? 1665 ईस्वी में हुई थी तालीकोटा का युद्ध। 22 नंबर, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के किस साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? यह थे तेलुगु का। 23 नंबर, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय जो 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन किया था। 24 नंबर, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था किसका? सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। यह था हमारा विजयनगर। और अब आगे है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन थे अलग अलग, उसके बारे में तो जानते हैं। पहला प्रश्न है, सर्व कर लगाया जाता था किस पर? सर्व कर जो लगाई जाती थी वह है सिंचाई कर। सिंचाई कर के रूप में सर्व को जाना जाता है। दूसरा है हदीस क्या है? हदीस है एक प्रकार की इस्लामिक कानून। तीसरा, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। चौथा, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला जो टैक्स है वह है खराज, खुम्स और मुक्तई। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। खराज की बात करें तो खराज जो है यह गैर मुसलमानों पर भूमि टैक्स है। खुम्स की बात करें तो यह लूट में प्राप्त धन है, उस पर 1/5 भाग पर सुल्तान का अधिकार और 4/5 पर जो लूट कर लाता था उसका अधिकार होता था। पांचवा, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का जो संबंध है वह है राज्य कानून से। छठा, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। जो सल्तनत काल के 2 प्रमुख मुद्रा थी वह है जीतल और टंका। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सातवां, इतिहासकार वर्णी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। आठवां, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? जो सही रूप में सुमेलित है उसके बारे में अगर जाने तो दीवान बंदगान की शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक। आगे 9 नंबर, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टंका नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। 10वां, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अगर देखें तो दीवाने अर्ज जो था सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत यह धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंसा यह संबंधित है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और दीवाने वजारत संबंधित है वित्तीय मामलात से संबंधित। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल का अर्थ होता था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। 12 नंबर, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क। 13 नंबर, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन मुद्राओं के थे? यह सभी बना था। टंका जो था चांदी का, ससगनी जस्ता का और जीतल तांबा का। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वह है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत बलबन द्वारा शुरू नहीं की गई थी। अन्य सभी
मुख्त खराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक द्वारा और दीवान खैरात फिरोज तुगलक द्वारा। दीवान खैरात जो है यह दान विभाग हुआ करता था, वही दीवान अमीर कोही जो है यह कृषि विभाग है, दीवान मुख्त खराज राजस्व विभाग है और दीवान ए रियासत जो है दीवान रियासत को शुरू किया था बलबन ने। आगे 15 नंबर, निम्न में से किस वंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? बिजारत का जो चरमोत्कर्ष रहा वह है तुगलक के समय। 16 नंबर, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। 17, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के। अब आगे है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। तो इससे संबंधित देखें पहला प्रश्न को, तो निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरा, कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभी कवि। तीसरा, निम्नलिखित पर विचार करें, सही कालक्रम में सजाना है, तो सही आंसर है कुतुब मीनार, तब तुगलकाबाद किला, तब लोधी गार्डन, तब फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी। चौथा, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। पांचवा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। छठा है सुमेलित करना है। सही आंसर अगर देखें तो मेहराज की निचली सतह पर कमल करी की झालर खिलजी के समय, अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक के समय, स्तंभों में बोगदी गोई का प्रयोग यह हुई थी विजयनगर के समय, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी के समय। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सातवां, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है अगर देखें, अजमेर, कुब्बल अल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आठवां, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह है बलबन का मकबरा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किनका योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में नहीं है वह है अलाउद्दीन खिलजी। बाकी अन्य सभी इसने शुरुआत किया, इसने पूरा किया, इसने 5वीं मंजिल को बनवाया था। आगे है दिल्ली सल्तनत साहित्य। दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो साहित्य थे उससे संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न को, पहला है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था, यानी कि अपना खुद लिखा था, वह है फिरोज शाह तुगलक। दूसरा, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान है अमीर खुसरो। तीसरा, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। चौथा, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। पांचवा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। छठा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरास इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली में जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। सातवां, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आठवां, निम्न में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। 9 नंबर, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदी मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है?
वह है सितार। 10वां तबकात नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उज सिराज। 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? वह है राणा कुंभा। 12 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगर देखें तो तारीख हिंद अलबरूनी, तारीख दिल्ली, खुसरो, रेहला, इब्न बतूता और तबकात नासरी मिनहाज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। कन्फ्यूजन नहीं होना है कि पटियाला और पटियाली, पटियाली जो है अलग है, पटियाला जो है अलग है। 14 अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? संरक्षण प्रदान था फारसी को। 16 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ देखें तो जियाउद्दीन बर्नी, ताजुल मासिर, जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही, हसन निजामी का ताजुल मासिर, मिनहाज सिराज तबकात नासरी और याहिया बिन अहमद तारीख़ मुबारक शाही। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? हिंद ए तूती यह कहा जाता था अमीर खुसरो को। 18 नंबर नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? युग्म जो सुमेलित है वह है पुंडलिक विट्ठल राग माला। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे अब है आगे दिल्ली सल्तनत का विविध। दिल्ली सल्तनत से संबंधित विविध प्रश्न है जिसे देखते हैं। पहला है निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम पर सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर अगर है रजिया सुल्तान, तब आया खिलजी, तब शेरशाह, तब अकबर। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? यात्री देखेंगे कौन कौन है? इब्न बतूता, ट्रेवेनियर, अलबरूनी और मनुची। तो इनमें जो सब पहले यानी कालक्रम में अगर सजाएं तो है 3 1 2 4। तीसरा निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। यह पूर्वाधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो यह था इब्न बतूता जो 1333 ईस्वी में आया था, मोरक्को का रहने वाला था। चौथा निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी है हेमचंद्र सूरी। पांचवा भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। छठा नीचे के युग में प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरे को द्वारा उसके विरचित ग्रंथ है कौन सा युग में सही सुमेलित है? सही युग में जो है वह है महेंद्र वर्मन का रचित मत विलास प्रहसन। सातवां सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। अगर देखें तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में जो अशोक ने लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी और तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आठवां
दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? यह कहा जाता है उलेमा को। 9 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो देखें, सूची 1 को सूची 2 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3214, यानी कि फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण किया, बलबन ने निर्माण किया नौरोज का, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत का, और जहांगीर के समय सर थॉमस रो आया था। 10 नंबर, सुमेलित करना है। तो अगर देखें यहाँ पर अकबर चहलगानी अमीर मोहम्मद तुगलक के समय, प्रतीक मुद्रा इल्तुतमिश के समय अकबर के समय आईन ए दहसाला, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा इल्तुतमिश, चहलगानी अमीर, शेरशाह, सड़क ए आजम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वह है चांद बीबी अवध का, अन्य सभी बहादुर शाह गुजरात के, रजिया सुल्तान दिल्ली का, बाज बहादुर मालवा का। 12 नंबर, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था किसकी? मक्का की। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रथा की सुल्तान राजपूतों के समय में हुई थी? राजपूतों के समय में जो हुई वह है जौहर प्रथा। 14 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालक्रम में लगाना है। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, तब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, तब पुर्तगालियों का भारत आगमन, तब विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासनकाल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आगे का जो चैप्टर है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, ये हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। ये हमारा आज मध्यकालीन भारत मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 1 रहा, और आगे एक और पार्ट आएंगे जहाँ पर हम लोग इसे समाप्त करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट आपको मिलता रहे। जाते जाते वीडियो को एक बार शेयर, लाइक, कमेंट्स करके जाएंगे, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और वहां पर दिए गए ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर आपको पीडीएफ डेली क्यूज कराई जाती है। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।